हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट फर्स्ट का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा जंक्शन कैपेसिटेंस। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, और अगर आप अपना सिलेबस देखे होंगे तो सिलेबस में टॉपिक ऐसे लिखा हुआ है जंक्शन कैपेसिटेंस, आगे ब्रैकेट में है डिफ्यूजन एंड ट्रांजिशन, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर लिखा हुआ है कि फॉर डिप्लीशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन। ठीक, तो ये हेडिंग इस वजह से ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि जब पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर बनता है उसी की वजह से जो पीएन जंक्शन डायोड है वो एज अ कैपेसिटर क्या करने लगता है, काम करने लगता है। ठीक, या सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि डिप्लीशन लेयर के बनने की वजह से वो क्या होता है, वहां पर जंक्शन कैपेसिटेंस का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, इस वजह से ये हेडिंग ऐसे लिखा हुआ है। ओके, और साथ ही साथ जो ब्रैकेट में दो टर्म है ये क्या है आपके डिफ्यूजन और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ट्रांजिशन। ठीक, तो डिफ्यूजन और ट्रांजिशन जो है ये टाइप आप क्या होते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस होते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हेडिंग क्यों ऐसा हेडिंग क्यों ऐसा लिखे, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, जैसा आपके सिलेबस में लिखा था वैसे ही मैंने हेडिंग लिख दिया है। ठीक, अब सबसे पहले कैपेसिटेंस की बात करेंगे, तब फिर हम लोग जंक्शन कैपेसिटेंस की बात करेंगे। ठीक, तो देखिए इंटर में आप लोग कैपेसिटर पढ़े हुए हैं। क्या होता था, दो मेटालिक प्लेट होता था जो क्या करता था, चार्ज को स्टोर किए रहता था। ठीक, ऐसे दोनों साइड क्या रहते थे, अपोजिट चार्ज स्टोर रहते थे प्लेट पे। ठीक, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, और बीच में क्या होता था, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता था जो क्या होता है, इंसुलेटर होता था जिससे क्या हो, करंट नहीं पास होता था। ठीक, और ये जो डिवाइस था इसको हम लोग क्या कहते थे, कैपेसिटर कहते थे, और इसके जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी थी उसको क्या कहते थे, कैपेसिटेंस कहते थे। ठीक, ऐसा हम लोग देखे थे। क्लियर, ऐसे ही जो पीएन जंक्शन डायोड है हम लोग का, ऐसे पीछे हम लोग पढ़े हैं ना पीएन जंक्शन डायोड। देखिए बनाते हैं एक बार फिगर। ये देखिए यहाँ पे क्या रहता है, अगर ये पी टाइप है तो यहाँ पे क्या रहेगा, होल रहेगा। पी टाइप है यहाँ पे क्या रहेगा, होल रहेगा, और इधर क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बनता है। ये क्या होता है, ऐसे इसमें ई मोबाइल आयन रहते हैं, बाकी जो चार्ज कैरियर होते हैं होल और इलेक्ट्रॉन वो रिकम्बाइन हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, एक डिप्लीशन लेयर है बन जाता है। ठीक, अब ये जो डिप्लीशन लेयर है इसके थ्रू क्या होता है, ये होल और इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, पास नहीं कर पाते हैं। मतलब ये जो डिप्लीशन लेयर है ये क्या होता है, एज ए इंसुलेटर वर्क करता है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरफ बिहेव करने लगता है। ठीक, तो देखिए ये क्या हो गया, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरफ बिहेव करने लगा। और आपको बताए थे यहाँ पे क्या होता है, उस दिन बताए थे ये क्या होता है, इधर निगेटिव चार्ज स्टोर हो जाते हैं और इधर क्या हो जाता है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, एक तरफ देखिए पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया है, एक तरफ निगेटिव चार्ज स्टोर हो गया है। इसका मतलब इस डिप्लीशन लेयर के बनने की वजह से ये जो जंक्शन है ये क्या है, एज ए कैपेसिटेंस भी बिहेव करने लगा। मतलब ये जो आपका पीएन जंक्शन बना है ये क्या हो रहा है, एज ए कैपेसिटर भी बिहेव कर रहा है। इसी वजह से हम लोग जंक्शन कैपेसिटेंस को पढ़ते हैं। बात समझ में आया, जैसे कैपेसिटर में क्या है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज स्टोर है, एक तरफ निगेटिव चार्ज स्टोर है, और ये क्या है, बीच में जो मटेरियल होता है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, इंसुलेटर होता है जिसके थ्रू करंट पास नहीं करता है। ऐसे ही जब डिप्लीशन लेयर का निर्माण होता है पीएन जंक्शन में तो क्या होता है, एक तरफ निगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है, और बीच में ई मोबाइल आयन रहते हैं। ठीक, ये बीच में ई मोबाइल आयन रहते हैं जो क्या करते हैं, फर्दर होल और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ब्लॉक कर देते हैं। इसका मतलब ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करने लगते हैं, और एक तरफ क्या है निगेटिव चार्ज है, एक तरफ क्या है पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये जो हम लोग का डिवाइस है ये भी क्या होता है, एज अ कैपेसिटर बिहेव करने लगा। ठीक, इसी को हम लोग पीएन जंक्शन कैपेसिटेंस या जंक्शन कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है ये दो टाइप का होता है। ठीक, ये डिप्लीशन लेयर बनता कैसे है इसको पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। ठीक, तो वहाँ से जाके आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, अब देखिए जो जंक्शन कैपेसिटेंस है ये दो टाइप का होता है। एक टाइप क्या होता है, ट्रांजिशन, या इसी को डिप्लीशन रीजन, या इसी को स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस कहते हैं जिसको सीटी से लिखते हैं। और एक क्या होता है डिफ्यूजन, या इसी को क्या कहते हैं, स्टोरेज कैपेसिटेंस कहते हैं जिसको सीडी से लिखते हैं। ठीक, ये दो टाइप के क्या होते हैं आपके जंक्शन कैपेसिटेंस होते हैं। ठीक, इस पीएन जंक्शन के निर्माण की वजह से दो टाइप के क्या होते हैं आपके जंक्शन कैपेसिटेंस होते हैं। ठीक, अब देखिए
फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में ये अलग अलग जो कैपेसिटेंस हैं वो हावी रहते हैं। ठीक, जैसे अगर इस पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग रिवर्स बायस करते हैं, मतलब पी रीजन को निगेटिव से और एन रीजन को क्या करें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं, तो उस टाइम पे ये जो पहला टाइप वाला आपका कैपेसिटेंस है ये क्या रहता है, हावी रहता है। ठीक, ये पहले टाइप वाले कैपेसिटेंस क्या रहते हैं, हावी रहते हैं। अगर हम लोग का जो पीएन जंक्शन डायोड है वो किस में कनेक्टेड है, रिवर्स बायस में। ठीक, उस टाइम पर ये सेकेंड वाला भी होगा। ठीक, रिवर्स बायस में ये सेकेंड वाला भी कैपेसिटेंस होता है, लेकिन ये कम होता है बहुत ही ज़्यादा इसके कंपेरिजन में। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि रिवर्स बायस में बस क्या होगा, ये पहला टाइप वाला जो लिखे हैं ट्रांजिशन डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन, स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस ये पाया जाता है। ठीक, साथ ही साथ अगर इस पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग क्या करते हैं, अगर इस पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, मतलब पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से एन टाइप को बैटरी को नेगेटिव जोड़ देते हैं, तो इस टाइम जो कैपेसिटेंस हावी रहता है वो आपका ये सेकेंड टाइप वाला कैपेसिटेंस क्या रहता है, हावी रहता है। ठीक, फॉरवर्ड बायस में भी दोनों टाइप के कैपेसिटेंस होंगे और रिवर्स बायस में दोनों टाइप के कैपेसिटेंस होंगे, लेकिन रिवर्स बायस में ये पहला टाइप वाला कैपेसिटेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, दूसरा वाला बहुत कम होता है, इस वजह से उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही देखिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में दोनों कंडीशन में ये दोनों टाइप के कैपेसिटेंस होते हैं। ठीक, लेकिन रिवर्स बायस के केस में जो पहला टाइप वाला कैपेसिटेंस है ये क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस कैपेसिटेंस। इस वजह से इसको हम लोग कंसिडर करते हैं और सेकेंड टाइप वालों क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, और जब इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ये सेकेंड टाइप वाला कैपेसिटेंस क्या होता है, ज़्यादा हावी होता है इसके कंपेरिजन में फर्स्ट टाइप वाले कंपेरिजन में। इस वजह से फॉरवर्ड बायस में हम लोग बस इसको डिफ्यूजन या स्टोरेज कैपेसिटेंस को लिखते हैं। क्लियर, ये दिमाग में जरूर रखिएगा कि ये दोनों टाइप के कैपेसिटेंस चाहे फॉरवर्ड बायस करिए चाहे रिवर्स बायस करिए दोनों में होते हैं, लेकिन एट अ टाइम अगर रिवर्स बायस की बात किया था तो ये ज़्यादा होता है, इस वजह से केवल इसको लिखते हैं रिवर्स बायस में, और जब फॉरवर्ड बायस की बात किया था तो ये होता है ज़्यादा मात्रा में, इस वजह से फॉरवर्ड बायस में इसको लिखते हैं। ठीक, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इतना चीज़ क्लियर। अब क्या लिखना है उसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई वगैरह बढ़ती है, इस वजह से ये जो रिवर्स बायस वाला डिप्लीशन रीजन, रिवर्स बायस वाला कैपेसिटेंस है उसमें देखिए डिप्लीशन रीजन या उसी को स्पेस चार्ज कहते हैं। ठीक, तो इस वजह से इसका जो रिवर्स बायस वाला कैपेसिटेंस है उसका डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस नाम दिया गया। ठीक, क्योंकि रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई वगैरह बढ़ती जाती है, तो उसी से उसको रिलेट कर दिया गया है कि डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस, या इसी को हम लोग ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कह देते हैं। ठीक, क्लियर है ना। तो रिवर्स बायस में इसी से पहचान लगाएगा कि रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन ज़्यादा इफेक्टिव रहता है या उसी को स्पेस चार्ज रीजन कहते हैं। इस वजह से रिवर्स बायस के केस में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस होगा, या उसी को स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस कहते हैं या उसी को ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक, याद करने का तरीका बता रहे हैं। ओके, अब देखिए फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, चार्ज का डिफ्यूजन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, बैटरी वगैरह लगा दिए तो क्या होगा, चार्ज क्या होगा, डिफ्यूज होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब पी टाइप से एन टाइप की तरफ होल और एन टाइप से पी टाइप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। ठीक, तो इस वजह से फॉरवर्ड बायस के केस में क्या है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, हावी रहता है। ठीक, अभी जब डिफ्यूज वगैरह होंगे तो क्या होगा, प्लेट पे जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, स्टोर होने लगेंगे, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, स्टोरेज कैपेसिटेंस भी कहते हैं। क्लियर, तो कैसे याद रखेंगे, रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, तो रिवर्स बायस में जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम लोग डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस, और डिप्लीशन रीजन को क्या कहते हैं, स्पेस चार्ज, तो उसी को स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस या उसी को ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कहेंगे। ठीक, और जैसे ही बैटरी को फॉरवर्ड, जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या होगा, चार्ज का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा ना भाई, चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाएगा ना। अब जो ये डिप्लीशन रीजन की वजह से ब्लॉक था, अब इसमें क्या होगा, चार्ज फ्लो करना शुरू होगा। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन पतला होता जाएगा और चार्ज क्या करेंगे, आसानी से फ्लो करेंगे, डिफ्यूज होंगे। ठीक, तो इस वजह से फॉरवर्ड बायस में जो डिफ्यूजन, फॉरवर्ड बायस में जो कैपेसिटेंस हम लोग लेते हैं उसको डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक, और क्या है, जितना ज़्यादा ये सब डिफ्यूज वगैरह होंगे उतना क्या होगा, चार्ज इसमें स्टोरेज होगा, बैटरी लगाए भाई चार्ज स्टोरेज होते लगेगा इसमें। ठीक, तो इस वजह से इसको स्टोरेज कैपेसिटेंस भी कहा जाता है। ठीक, तो याद करने का तरीका बता दिया, उससे अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा। ओके, अब क्या लिखना है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस इन अ पीएन डायोड। लिखे हैं कि पीएन डायोड में दो तरीके के कैपेसिटेंस होते हैं। एक क्या होता है, लिखे हैं दीज आर
पहला क्या लिखे हैं, ट्रांजिशन और डिप्लीशन रीजन, या इसी को स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस कहते हैं। और दूसरा क्या है, डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस, जिसको क्या कहते हैं, CD। ठीक, इस D को यहाँ देखिए दिखाया गया है और इस T को क्या किया गया है, यहाँ दिखाया गया है। ठीक, सिलेबस में बस 2 ही नेम दिया है, डिफ्यूजन और ट्रांजिशन, लेकिन मैं इसके बाकी नेम को भी लिख दिया हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक ना, ये T को यहाँ सफिक्स में जोड़ दिया गया है और इस D को यहाँ सफिक्स में जोड़ दिया गया है सिंपली। ओके, अब देखिए पहला टाइप जो दिखा गया है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, आगे ये वही मन करेगा तो आप लिख लीजिएगा। ठीक, मैं नहीं लिखा हूँ सिंपली, अब मन करे तो आप इसको लिख लीजिएगा। ओके, क्लियर ना। अब देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस द डिप्लीशन रीजन एक्ट लाइक इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक, क्यों, क्योंकि फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब क्या है, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। वाइल पी एंड एन टाइप रीजन ऑन आइदर साइड हैव अ लो रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन होल को पास नहीं करने दे रहा, मतलब करंट को फ्लो करने नहीं दे रहा। ठीक, तो ये हाई रेजिस्टेंस वाला रीजन हो गया, इधर क्या है, लो रेजिस्टेंस वाला रीजन क्रिएट हुआ है। ठीक, तो इस वजह से ये जो पी और एन टाइप रीजन है ये क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस रखते हैं। ठीक, एंड एक्ट एज प्लेट, और ये क्या करते हैं, प्लेट की तरह काम करते हैं। जैसे इसमें क्या था, कंडक्टिंग प्लेट होता है कैपेसिटर में, वैसे भी ये भी क्या है, प्लेट की तरह काम करते हैं। क्या किए हैं, चार्ज को स्टोर किए हैं। ठीक, दस द पीएन जंक्शन में बी कंसिडर एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अतः हम इस पीएन जंक्शन को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह सकते हैं। ठीक, द जंक्शन कैपेसिटेंस इज टर्म्ड एज स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस, और ये क्या है, रिवर्स बायस में है तो डिप्लीशन रीजन इफेक्टिव होगा। इस वजह से जो जंक्शन कैपेसिटेंस है उसको हम क्या कहें, स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस, या उसी को ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, या उसी को डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस कहें। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इसको CT से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब इसके आगे फिर कुछ लिखेंगे, फिर आपको बताएंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट अब क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस में भी डिफाइंड है, जिसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो लिखे हैं CT इक्वल टू dQ/dV। ठीक, जहाँ पर dQ क्या है बता दिए हैं कि dQ इज इंक्रीज इन चार्ज ड्यू टू इंक्रीज इन वोल्टेज dV। ठीक, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ते जाएगी और जो चार्ज है वो क्या होंगे, स्टोर होते जाएंगे। ठीक, तो वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होगा, जो चार्ज है वो भी क्या स्टोर है, मतलब चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो dQ को इंक्रीज इन चार्ज कर दिए हैं, और किसके वजह से, जब वोल्टेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, और इस CT को आप इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। इस CT को इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि dV बढ़ रहा है, dQ बढ़ रहा है, तो इसको आप इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से dQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CT इंटू dV लिख सकते हैं। ठीक, फिर देखिए क्या लिखे हैं, I इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है। ठीक, तो dQ/dt लिख दिए हैं। अब इस dQ की जगह अगर ये वैल्यू हम पुट कर दें तो ये वाला वैल्यू तो क्या हो जाएगा, CT dV/dt हो गया। ठीक, तो ये करंट का वैल्यू हो गया। क्लियर, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो CT का वैल्यू है इसको 2 टाइप के जंक्शन के लिए निकालेंगे। ठीक, एक कैसा जंक्शन होगा, एक स्टेप ग्रेडेड जंक्शन होगा और दूसरा लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन होगा। ठीक, तो जब सिलेबस में दिया तो थोड़ा इसको मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए 2 तरीके के जंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, CT का वैल्यू पढ़ेंगे। ठीक, स्टेप ग्रेडेड जंक्शन ये कैसे तैयार होता है, इसको एलाइड टेक्निक से तैयार किया था। जब PN जंक्शन डायोड का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो अलग अलग टेक्निक से क्या करते हैं, उसको तैयार करते हैं। ठीक, तो जब एलाइड वाला प्रोसेस लगाएंगे तो उस टाइम हम लोग को स्टेट ग्रेडेड जंक्शन मिलता है। ठीक, ये आपको फॉर्मेशन वाला टेक्निक नहीं पढ़ना है। ठीक ना, आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, और दूसरा जंक्शन जो लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन है, ये जब ग्रोथ जंक्शन टेक्निक हम लोग अपनाते हैं PN जंक्शन के फॉर्मेशन के लिए, तो उस टाइम क्या होता है, ये लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन बनता है। ठीक, ये जो स्टेप ग्रेडेड जंक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें Na और ND आपस में क्या रहते हैं, इक्वल नहीं रहते हैं, और इसमें क्या होता है, Na और ND जो होता है आपस में इक्वल रहते हैं। ठीक, तो इन दोनों टाइप के लिए हम लोग क्या करेंगे, CT के वैल्यू को भी निकाल लेंगे। ठीक, जनरली इन दोनों टाइप के लिए CT का वैल्यू क्या होता है, एक ही होता है। ठीक, अब इसको मैं लिखवा दूंगा। ओके, थोड़ा सा 2-4-10 मिनट आपका एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ये आप अच्छे से समझ जाएंगे ये सब टॉपिक। ठीक ना, तो चलिए मैं पहला हेडिंग डाल के इसको लिखवाता हूँ, फिर इसको लिखवाऊंगा। ओके, देखिए स्टूडेंट अब पहला टाइप लिखे हैं, क्या लिखे हैं, स्टेप ग्रेडेड जंक्शन। ठीक, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं, अ जंक्शन इज सेड टू बी स्टेप ग्रेडेड जंक्शन इफ देयर आर एब्रप्ट चेंज फ्रॉम एक्सेप्टर आयन इन द P रीजन टू डोनर आयन इन N रीजन। ठीक,
किसी जंक्शन को हम स्टेप ग्रेडेड जंक्शन कहेंगे अगर क्या हो उसमें जो एक्सेप्टर आयन हो पी रीजन में, उससे अगर हम एन रीजन के डोनर आयन में जाए तो एब्रप्ट क्या हो उसमें चेंज आए, मतलब एन का जो वैल्यू है वो क्या हो फर ग्रेटर हो किससे, एन डी से। ठीक, एब्रप्ट मतलब अचानक क्या हो जाए, चेंज हो जाए। क्या जो ये इम्प्योरिटी है, ऐसे समझिए जो इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाए, अचानक चेंज हो जाए। तो क्या होगा, मतलब एक रीजन हाईली डोप हो जाए, दूसरा क्या हो कम डोप रहे, तो वहाँ पे क्या होता है, एब्रप्ट जंक्शन का निर्माण होता है। ठीक, ये देखिए एब्रप्ट जंक्शन है, इसी को हम लोग एब्रप्ट पीएन जंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, और ऐसे जंक्शन को स्टेप ग्रेडेड जंक्शन भी कहते हैं। ठीक, ऐसे जंक्शन को स्टेप ग्रेडेड जंक्शन भी कहते हैं। ऐसे देखिए घर में सीढ़ी होता है ना, अचानक देखिए क्या इतना चेंज हो गया, एक स्टेप चेंज हो रहा है ना, तो ठीक उसी वहीं से ये भी कॉन्सेप्ट आया है स्टेप ग्रेडेड जंक्शन का भी। ठीक, जहाँ पर सिंपली क्या हो, जो एक साइड का जो आपका एक्सेप्टर आयन है और दूसरे साइड के जो डोनर आयन है उसमें क्या हो एब्रप्टली चेंज हो। ठीक, अब देखिए एन की संख्या ज़्यादा है एन से। ठीक, तो लास्ट टाइम पे हम लोग डिराइव किए थे कि जो विड्थ होता है, जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई होती है, बैरियर विड्थ होती है, वो क्या होती है कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो एन का वैल्यू क्या है ज़्यादा, इसका मतलब जो डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई होगी इस पी रीजन में वो क्या होगी कम होगी। एन डी का वैल्यू क्या है, इस एन से बहुत छोटा है, इसका मतलब डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई जो एन रीजन में होगी वो क्या होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि डिप्लीशन विड्थ हम लोग डिराइव कर चुके हैं कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो जब ये एन ज़्यादा है तो इसमें चौड़ाई कम होगी, और एन डी बड़ा है तो इसमें चौड़ाई एन डी छोटा है एन से, तो इसमें चौड़ाई क्या होगी ज़्यादा होगी। ठीक, तो एब्रप्ट चेंज की वजह से ऐसा जंक्शन बनता है, इसी को हम लोग एब्रप्ट पीएन जंक्शन भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या लिखे, फिर लिखें कि इन दिस केस एन एंड एन डी आर केप्ट अनइक्वल। ठीक, इस केस में क्या होता है एन और एन डी जो होते हैं अनइक्वल होते हैं, तो देखिए जाहिर सी बात है एन क्या है एन डी से बड़ा है, तो ये क्या होंगे अनइक्वल रहेंगे। ओके, फिर देखिए क्या लिखे हैं कि द फिगर करस्पॉन्डिंग टू दिस केस इज सोन बिलो। अब जो फिगर है उसको मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। ठीक, ये देखिए ऐसे हम लोग पीछे पढ़े थे तो उसमें क्या था, उसमें ये जो डिप्लीशन रीजन था उसको इक्वल करके पढ़े थे, एक इधर पॉजिटिव मॉइल आयन था एक निगेटिव मॉइल था, इक्वल नंबर था, मतलब इधर चौड़ाई लगभग हम लोग इक्वल बनाए थे। ठीक, लेकिन आज देखिए क्या है, आज जो चौड़ाई है वो इक्वल नहीं है, पिछले केस में भी इक्वल नहीं था लेकिन देखने में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा उन दोनों में अंतर नहीं है। ठीक, लेकिन आज के केस में देखिए क्या है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक, ये जो V1 है मतलब जो पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो रहा है किधर इस पी रीजन में, वो क्या है बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द पोटेंशियल बैरियर डेवलप अक्रॉस एन रीजन। ठीक, जो एन रीजन के अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर है उसके कंपेरिजन ये बहुत कम है। ठीक, इसके वजह से जो हम पोटेंशियल बैरियर मानेंगे वो बस इस एन रीजन की वजह से मानेंगे। ठीक, इस V1 को क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब जो बैरियर पोटेंशियल होगा उसको बस V2 के बराबर मान लेंगे। ठीक, अब देखिए जो डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई है पी रीजन में वो क्या है बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू एन रीजन, इस वजह से ये जो W2 है इसी को हम लोग क्या मानेंगे टोटल चौड़ाई मान लेंगे, मतलब जो टोटल बैरियर विड्थ है उसको मान लेंगे। ठीक, ये W1 है इसको क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे। क्लियर ना। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं कि फ्रॉम द अबव फिगर इट इज क्लियर दैट द बैरियर विड्थ इज जो फ्रॉम द अबव फिगर इट इज क्लियर दैट द बैरियर पोटेंशियल इज जो बैरियर पोटेंशियल होगा VB वो V2 के ही बराबर होगा, मॉड V2 के ही बराबर होगा। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि इधर हाइट देखिए क्या है बहुत ही कम है इसके कंपेरिजन में, इस वजह जो ओवरऑल बैरियर पोटेंशियल होगा वो जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है एन साइड में उसी के क्या होगा इक्वल होगा। ठीक, फिर देखिए क्या लिखे हैं द टोटल विड्थ ऑफ स्पेस चार्ज रीजन इज, और जो टोटल चौड़ाई होगा स्पेस चार्ज रीजन का वो भी बस इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे कंसिडर कर लेंगे, ये इसके कंपेरिजन में W1 बहुत छोटा है इस वजह से इसको निगलेक्ट कर लेते हैं, यह इसी को क्या मान लेते हैं कि ओवरऑल चौड़ाई है। ठीक, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग पॉइजन इक्वेशन का हेल्प लेके चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इस पोटेंशियल के हेल्प वगैरह से आगे हम लोग CT के वैल्यू को निकाल ले जाएंगे। ठीक, तो देखिए पीछे मैं चीज़ों को डिटेल में लिखवा चुका हूँ, पॉइजन इक्वेशन वगैरह किए यूज करते हैं। ठीक, तो आज डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूँ। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं कि फ्रॉम पॉइजन इक्वेशन वी हैव क्या होता है d2v/dx² माइनस रो बाई एप्सिलॉन होता है। ठीक, पिछले केस में जब हम लोग पढ़े थे तो इस W1 W2 को x1 x2 से दिखाए थे और W को x से दिखाए थे कैपिटल X से, तो उससे कंफ्यूजन होती नहीं है। ठीक, कैपिस्टर में जो हम बिट्स दिखाएंगे डिप्लीशन लेयर का उसको W से दिखाएंगे। ठीक, क्योंकि बुक वगैरह में W ही दिया है इस वजह से W से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अगर अभी भी आपको मन कर रहा है x1 x2 से दिखाने का तो आप x1 x2 लिख सकते हैं। ठीक ना, पहले ही क्लियर कर चुका था कि अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन हो सकता है। ओके,
तो अब देखिए ये पॉइसन इक्वेशन होता है, रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, ये जो मीडियम उसका परमिटिविटी है। ठीक, देखिए फिर क्या लिखे हैं, फॉर एन रीजन d2b/dx² इक्वल टू माइनस ई एन डी बाई एप्सिलॉन। एन रीजन में डोनर आयन है, ठीक, और उनका जो चार्ज है वो क्या है, प्लस ई के बराबर है, इस वजह से इस रो का वैल्यू क्या होगा, ई एन डी के बराबर होगा और माइनस साइन एज इट इज लगा रहेगा। ठीक, मैं डिटेल में नहीं लिखवाया हूँ कि जो स्पेस चार्ज जो ये रो का वैल्यू होगा एन रीजन के स्पेस चार्ज के लिए वो क्या होगा, ई एन डी बराबर होगा, ये अलग से नहीं लिखवाएं। ठीक, पिछले केस में लिखवा चुका हूँ, अगर मन करेगा तो वहाँ से आप उसे लाइन बना के लिख दीजिएगा। ठीक, फालतू में लंबा वीडियो बनाने में कोई फायदा नहीं है। ठीक, एग्जाम में भी डायरेक्ट आप लिखिएगा, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक, इस वजह से सोचा कि इस वीडियो में बता दूं, अदरवाइज जो इसके हेडिंग के पहले तक लिखवाया था वो भी आपके लिए सफिशियंट है। ओके, देखिए स्टूडेंट यहाँ तक हो चुका था लास्ट सेशन में। ठीक, अब पहले हम लोग भी का वैल्यू निकालेंगे और फिर वहाँ से हम लोग सी टी वगैरह का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, पर थोड़ा सा आप पेशेंस रखे रहिए। अभी देखिएगा कि इस भी के वैल्यू को निकालते हुए कैसे हम लोग ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के वैल्यू को निकाल ले जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ इसको अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, एक ही टाइम बचेगा। ठीक, और ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका जब करेंगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और फिर C1 आ जाएगा। ठीक, ये काम पीछे भी हम लोग कर चुके थे, ऐसा बता दिए हैं कि वेयर C1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखिए इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, तो क्या लिखे हैं, नाउ अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन दैट इज ऐसे लिखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा एट x इक्वल टू W2, x इक्वल टू W2 पर। ठीक, मतलब यहाँ x इक्वल टू W2 पर जो भी है वो कांस्टेंट हो गया, मतलब जो भी में x के साथ वेरिएशन वो 0 हो गया है, मतलब dv/dx इक्वल टू 0 हो गया है इन इक्वेशन 4 कामा वी गेट। अब इसको इक्वेशन 4 में पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो C1 इक्वल टू ये पूरा वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, और साथ में इस x की जगह W2 आ जाएगा। ठीक, तो अब जो इक्वेशन 4 होगा वो कैसा हो जाएगा, उसमें C1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो dv/dx इक्वल टू ये पूरा टर्म लिख लिए और C1 की जगह क्या किए, ये पूरा वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे। ठीक, ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। अभी भी का वैल्यू हम लोग को मिला नहीं है, तो फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, लेकिन उसके पहले एक जो वैल्यू हम लोग को पता है उसको पुट कर लेते हैं। अब देखिए फिगर में हम लोग लिखे हैं ना कि जो ω2 है वो क्या, सॉरी जो W2 है वही क्या है, W के बराबर है, मतलब ये जो एन रीजन में जो डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई है वही क्या है, इस बैरियर की टोटल चौड़ाई के बराबर है। ठीक, तो लिखे हैं कि सिंस W2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू W, देयरफॉर dv/dx इक्वल टू माइनस ई एन डी एप्सिलॉन x प्लस ई एन डी W/एप्सिलॉन। ठीक, इसको इक्वेशन 5 कर दिए। ठीक, अब फिर इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, भी बच जाएगा और यहाँ पर x² 2 हो जाएगा और आगे इस पूरा का पूरा टर्म माइनस साइन के साथ लगा रहेगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा। ठीक, तो नीचे 2 भी लगा दिए। फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ई एन डी W/एप्सिलॉन कांस्टेंट है, एज इट इज लिखेंगे और साथ में x के रिस्पेक्ट में इस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x हो गया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और फिर C2 यूज कर लिए, अब C2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, फिर इसको बाउंड्री कंडीशन लगा के निकालेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे, फिर आपको बताएंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट यहाँ तक हो चुका था। ठीक, अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगा के C2 के वैल्यू को निकालेंगे, तो क्या लिखे हैं, नाउ अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन दैट इज एट x इक्वल टू 0, जो भी होगा 0 होगा, x इक्वल टू 0 पर जो पोटेंशियल है वो क्या 0 है। इन इक्वेशन 6 में लगा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन कामा बी गेट, तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये भी 0 हो जा रहा है, जब x यहाँ 0 है ये भी 0 हो जा रहा है, इसका मतलब C2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये सम टर्म तो आपस में 0 हो ही जाएंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, और इधर भी 0 हो जा रहा है, इसका मतलब C2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो इक्वेशन 6 है वो कुछ ऐसे हो गया। ठीक, अब देखिए हम लोग को एक चीज़ और पता है कि x इक्वल टू W2 पर जब x का वैल्यू W2 है वही किसके बराबर है, W के बराबर है। उस टाइम पे जो v का वैल्यू है वो क्या है, V2 के बराबर है। इसमें देखिए हाइट कितना है, V2 के बराबर है। ठीक, और जो V2 है वही क्या है, VB है, इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या है, VB है। ठीक, तो क्या लिखे हैं कि एट x इक्वल टू W2 W बराबर है और v जो है वो किसके बराबर है,
इसके भी के बराबर है, ठीक। इसी को बैरियर पोटेंशियल का है, क्योंकि ये बहुत कम है इस वजह से इसको निगलेक्ट करते रहे, ठीक। तो यहाँ से इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दिए, तो भी यहाँ भी के जगह भी लिख दिए, यहाँ एक्स के जगह डब्ल्यू लिख दिए, तो स्क्वायर में आ गया, और यहाँ एक्स के जगह डब्ल्यू लिखे तो ये डब्ल्यू मिलकर स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक। अब इसको और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हाफ के साथ ये टर्म आ जाएगा, ई एन डी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2f, ठीक। ये देखिए पूरा ये टर्म और ये टर्म क्या इक्वल है, ठीक। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ओमेगा सॉरी डब्ल्यू स्क्वायर हो गया, ये पूरा टर्म मान लीजिए क्या है, ये एक्स है, ठीक। और ये भी पूरा टर्म, इसमें 2 को बाहर निकाल के इस पूरे टर्म को क्या मान सकते हैं, एक्स है, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है, माइनस हाफ एक्स प्लस एक्स, ठीक। तो एक्स में से हाफ एक्स जाएगा, कितना बचेगा, हाफ एक्स बचेगा। तो देखिए ये पूरा वैल्यू हम लोग क्या माने, एक्स माने, इसको लिख दिया, नीचे 2 लिख दिए, ठीक। तो x/2 बचा, ओके, ऐसे मान के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन 7 मिल गया, क्लियर। तो ये बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू मिला, ठीक। अब एक चीज देखिए, फिगर आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्यों इधर खाली है, तो आपको मन करे तो इधर भर लीजिएगा, क्या इधर आप होल की संख्या बना लीजिएगा, इधर क्या बना लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इधर क्या होगा, एक्सेप्टर आयन, उसके साथ होल चिपका दीजिएगा, इधर डोनर आयन और उसके साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चिपका दीजिएगा, मन करेगा तो बना लीजिएगा, ठीक। क्लियर है चीज। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये वी का वैल्यू मिल गया, अब हम क्या करेंगे, मान ले रहे हैं कि जो पी और एन टाइप ये जो मटेरियल है कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ कैपेसिटर एक्ट कर, ये पी और एन टाइप मटेरियल क्या है, ये एज अ कंडक्टिंग प्लेट एक्ट कर रहा है, ठीक। तो मतलब ये क्या है, एक तरीके से प्लेट ही है ना, इधर चार्ज स्टोर हो रहा है, इधर चार्ज स्टोर हो रहा है, मतलब ये एज अ प्लेट एक्ट कर रहा है। मान ले रहे हैं कि इस प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना ए है, तो लिखें कि लेट ए विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट ऑफ द जंक्शन, ठीक। इधर इसको एज अ प्लेट ट्रीट कर रहे हैं, इसको एज अ प्लेट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक। तो उसका क्या मान ले, एरिया जो है ए है, ठीक। देन द टोटल चार्ज इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ बिट्स, जो टोटल चार्ज होगा डिप्लीशन रीजन में, किस चौड़ाई में, ये डब्लू चौड़ाई में, वो क्या होगा, कैसे दिया जाएगा। तो देखिए क्या है, ये जो एन डी है, देखिए डब्लू इफेक्टिव किधर है, डब्लू जो है वो इस एन रीजन की वजह से पूरा डब्लू मान रहे हैं, तो हम लोग एन रीजन का बात करेंगे, ठीक। तो एन रीजन में चार्ज को निकालेंगे, ठीक। तो देखिए एन रीजन में जो ये चार्ज है, यहाँ जो इमोबाइल चार्ज है, इसको क्या मान रहे हैं, एन डी मान रहे हैं, ठीक। ये एन डी क्या है, यहाँ पर एन रीजन में जो डोनर आयन है, ठीक। और एन डी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर आयन, मतलब यूनिट वॉल्यूम में ये एन डी है, ठीक। यूनिट वॉल्यूम में एन डी है, ठीक। तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, ए इंटू डब्ल्यू, ये देखिए क्या है, डब्ल्यू आपका क्या है, चौड़ाई है, ठीक। तो एक डायमेंशन इसका हो गया, और एरिया क्या रखेगा, 2 डायमेंशन रखेगा, तो इन दोनों को मिलाने पर क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया। जैसे मान लीजिए डब्ल्यू क्या है, सेंटीमीटर में है, एरिया अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इन दोनों को मिलाने पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्यों, मतलब ये किसका डायमेंशन रखना है, वॉल्यूम का, तो मतलब ए और डब्ल्यू क्या हो गया, वॉल्यूम गया, ठीक। तो यूनिट वॉल्यूम में इतना है, यूनिट वॉल्यूम में एन डी है, तो इतने वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, एन डी इंटू ए इंटू डब्ल्यू, ठीक। अब एक पे चार्ज क्या है, ई है, प्लस ई है, तो इतने पे चार्ज कितना हो जाएगा, ई एन डी ए डब्ल्यू। बात समझ में आया, यूनिट वॉल्यूम में कितना है, एन डी है, ठीक। इस वजह से इतना वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, एन डी ए डब्ल्यू। अब एक पे चार्ज कितना है, प्लस ई है, इस वजह से इतने चार्ज पर क्या हो जाएगा, इस वजह से इतने डोनर आयन पर कितना चार्ज हो जाएगा, ई एन डी ए डब्ल्यू बराबर हो जाएगा। क्लियर, ऐसे निकालते हैं कि 1 रुपये का अगर क्या है 5 पेन है, तो 5 रुपये कितना पेन होगा, तो यूनिट में, मतलब यूनिट वॉल्यूम में एन डी कंसंट्रेशन है, तो इतने वॉल्यूम में इतना हो गया। अब एक एन डी पे प्लस ई चार्ज है, तो इतने एन डी पे कितना चार्ज होगा, तो ई लगा दिए इसके आगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, चार्ज निकल गया प्लेट पे, ठीक। अब देखिए क्यों एन डी का बात किए हैं, क्योंकि जो डब्ल्यू है वो क्या इफेक्टिव एन रीजन में है, तो एन रीजन में एन डी है, ठीक। इस वजह से जो चार्ज है उसको एन डी के टर्म में लिखे हैं, ठीक। फिर क्या लिखे हैं कि देयरफॉर डिप्लीशन कैपेसिटेंस इज गिवन बाई, अब जो डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस या स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस या जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होगा उसको कैसे देंगे, सी टी इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी वी होता है, ठीक। यहाँ पे भी को भी लिख दिए, ठीक। यहाँ भी को भी लिख दिए क्योंकि बैरियर पोटेंशियल के टर्म में लिख दिए, ठीक। वहाँ पे क्या बताए थे कि वो रिवर्स वाइज वोल्टेज है, ठीक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इस भी की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या किए, उस भी को सिंपली भी लिख दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, क्लियर है चिन्ह। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा,
यहाँ से क्या लिखे हैं, बाई यूजिंग इक्वेशन 8 इन एबव इक्वेशन कामा बी गेट। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 8 को इस इक्वेशन में यूज कर ले रहे हैं, ठीक। तो Q के वैल्यू को ले जाएंगे, तो E एंड D और A क्या है, कांस्टेंट आपका, तो E एंड D, A को क्या किए, एज इट इज लिख लिए। अब देखिए W क्या है, ये VV के, ये क्या है, W जो है ये वोल्टेज डिपेंडेंट है ना। अगर रिवर्स वाइज वोल्टेज हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या होगा, उसी के हिसाब से डिप्लीशन की चौड़ाई क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, ठीक। और साथ ही साथ उसी के हिसाब से चौड़ाई क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, ठीक। और उसी से कैपेसिटेंस क्या होगा, डिसाइड होगा, ठीक। तो ये देखिए क्या हो गया, dW/dV लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन 7 से dW/dV का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, हम लोग CT का वैल्यू पा जाएंगे। और वो CT का वैल्यू MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। साथ ही साथ कभी कभी उस पर डेरिवेशन भी पूछा जाता है, इस वजह से इतना सब मैं टाइम लेके करा रहा हूँ। ओके, क्लियर है चिन्ह। यहाँ देखिए ये सब कांस्टेंट है। एरिया जो आप एक बार पीएन जंक्शन डायोड काम में लगा दिए, उसका एरिया घट बढ़ नहीं रहा है, बस क्या हो रहा है, जंक्शन का चौड़ाई ये हम लोग के वोल्टेज के हिसाब से घट बढ़ सकता है, ठीक। ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है रिवर्स बायस में, ये जो बैरियर पोटेंशियल है VB, ठीक। रिवर्स बायस में ये जो बैरियर पोटेंशियल VB है, ये किसके बराबर होता है, नो बायस कंडीशन में जो बैरियर पोटेंशियल था उसको अगर V0 कहें, प्लस साथ ही साथ जो बैटरी अप्लाई किए हैं उसके वोल्टेज के सम के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। ये चीज़ आप पीछे पढ़े होंगे सेकंड सेम में। ओके, ये क्या है, V0 क्या है, जब किसी तरीके का बायसिंग नहीं था उस टाइम जो पोटेंशियल डेवलप हुआ था, और साथ ही साथ जब हम लोग रिवर्स बायस को लगा देते हैं तो उसके वजह से बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, जो डेवलप होता है वो जो होता है वो V0 प्लस VR के सम के बराबर होता है। VR जो बैटरी लगाए वो, और V0 बिना बैटरी लगाए जो पोटेंशियल था, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जब रिवर्स बायस में क्या होता है, ये बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है, तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ने मतलब क्या, ये जो VR है बैटरी पोटेंशियल, ये क्या होता है, इसमें ऐड हो जाता है। ओके, तो ये VV = V0 प्लस VR के बराबर होता है इस कंडीशन में, ठीक। ये नो बायस कंडीशन में वोल्टेज है, ये रिवर्स बायस कंडीशन में वोल्टेज है, इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल के बराबर होता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से इक्वेशन 7 से क्या करेंगे, इक्वेशन 7 से dW/dVV का वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 9 में पुट करेंगे, हम लोग को ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस मिल जाएगा, ठीक। तो पहले इरेज करते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, देखो स्टूडेंट, इक्वेशन 9 तक हो गया था हम लोग का, ठीक। अब इक्वेशन 9 में dW/dVV का वैल्यू पुट करना है, तो इक्वेशन 7 के हेल्प से पुट करेंगे। तो इक्वेशन 7 देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ, आप दोबारा मत लिखिएगा, ठीक। इसको डिफरेंशिएट करना है, आपको समझाना है, इस वजह से मैं यहाँ लिख दिया था, ठीक। अब देखिए क्या लिखे हैं, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7 विथ रिस्पेक्ट टू VV कामा B गेट। तो VV के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर E एंड D/2ε कांस्टेंट है, और W² का जो डिफरेंशिएशन होगा VV के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, 2W, और क्या हो जाएगा dW/dVV, ठीक। अब यहाँ से dW/dVV का वैल्यू जो निकालेंगे तो ε इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E एंड DW बचेगा। अब इसको हम इक्वेशन 9 में अगर यूज कर लें तो वहाँ से हम लोग को CT का वैल्यू मिल जाएगा, तो CT = E एंड D, A/E एंड D हो गया, ठीक। और साथ में W, तो इससे देखिए ये कट गया, ये इससे कट गया, ठीक। अब यहाँ पर बचेगा A/W, ठीक। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। अब देखिए इस फार्मूले से क्या क्लियर हो रहा है कि अगर हम लोग का डिप्लीशन रीजन का जो चौड़ाई है, मतलब अगर हम लोग का बैरियर विड्थ बढ़ेगा तो जो कैपेसिटेंस है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, वो क्या होगा, घटेगा। अगर एरिया प्लेट का क्या है, ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, ठीक। अगर एरिया प्लेट का ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन एरिया तो एक बार फिक्स हो गया है, अब ए परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी फिक्स है। यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, ये यहाँ पे वेरिएबल कौन सा हो सकता है, W हो सकता है, ठीक। क्योंकि W क्या है, ये W जो है हम लोग VR के वैल्यू को घटा बढ़ा के इसको वेरी करा सकते हैं, ठीक। तो सिंपली कहा जाए तो CT जो होगा इस W पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। क्लियर है चीज़। ये एरिया एक बार हम फिक्स कर देंगे, बस मैं इस वजह बताया हूँ कि ज़्यादा एरिया होगा तो CT क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। लेकिन एरिया तो एक बार फिक्स कर दिए, एक बार आप मार्केट से PN जंक्शन खरीद के लाए तो वो तो क्या होगा, फिक्स हो गया कि इतना ही है उसका एरिया, ठीक। लेकिन उसके डिप्लीशन की चौड़ाई उड़ाई जब एप्लीकेशन लाएंगे आप तो घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, इस रिवर्स बायस वोल्टेज से, ठीक। तो सिंपली इस CT का जो डिपेंडेंसी है वो क्या है, इस W पे है। W ज़्यादा तो CT कम, W कम तो CT क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। साथ ही साथ इस W को अब हम अगर ऐसे लिखें, इस W का वैल्यू यहाँ से निकाल कर अगर क्या लिखते हैं, 2ε/E एन D, और साथ में क्या लिखें, VV लिख दें और होल रेस टू हाफ लिख दें, तो यहाँ से देखिए CT का वैल्यू क्या हो जाएगा, A/ε, और W का वैल्यू अगर ला के पुट करें तो क्या है, 2ε/E एन D, और साथ में क्या है यहाँ पे VV है, ठीक। साथ में आप क्या है, VV है,
सॉरी ये भी क्या रहेगा, ऊपर रहेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे ऊपर है, ठीक, और होल की पावर क्या है, हाफ है, ठीक। तो यहाँ से देखिए जो सी टी का वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, अगर इस सी टी के वैल्यू को देखा जाए तो ए एप्सिलॉन, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, ये देखिए क्या है, ए एप्सिलॉन है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे ए एप्सिलॉन है, और यहाँ पे 2 एप्सिलॉन की पावर हाफ है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके पावर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक। यहाँ पूरा है, यहाँ आधा पावर है, ठीक, और यहाँ क्या होगा, नीचे 2 के पावर हाफ होगा, ठीक, और ई एन डी क्या होगा, ऊपर चल जाएगा। सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ई एन डी, और नीचे क्या लिख सकते हैं 2, इसके पावर हाफ हो जाएगा, ठीक, और साथ में यहाँ क्या रहेगा, भी रहेगा, ठीक। तो अब देखिए सिंपली अगर कहा जाए तो ए कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एन डी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो सिंपली जो सी टी है वो क्या होगा, √V के इनवर्सली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। जो सी टी है वो, एक मिनट देख ले पूरा आ रहा है कि नहीं, चलिए आ रहा है, ठीक। ये जो सी टी होगा ये क्या होगा, 1/√V के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या सी टी जो होगा वो √V के इनवर्सली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हम ये बैरियर पोटेंशियल क्या हो रहा है, अगर आपका क्या हो रहा है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो सी टी घटेगा, बैरियर पोटेंशियल अगर आपका घटेगा तो सी टी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होगा, आपका बढ़ेगा, ठीक। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√VB, या सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल बैरियर VB, ठीक। ऐसे आप नीचे मन करे तो लिख सकते हैं। ये सब रिलेशन इस वजह से बता रहे हैं कि जिन यूनिवर्सिटी में MCQ एग्जाम है उन यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये सब रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इस वजह से ये सब रिलेशन मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, और ये सब फार्मूला हम लोग को रखना है अपने नोट्स में, इस वजह से इतना ज़्यादा मेहनत इसमें करके ये फार्मूला निकाला गया है, ठीक ना। क्या क्या बताए हैं कि अगर डिप्लीशन रिजन की चौड़ाई बढ़ेगी तो सी टी घटेगा, चौड़ाई घटेगी तो सी टी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्या है, जब सी टी को हम लोग डब्लू के टर्म में, डब्लू को हम लोग क्या किए यहाँ पे, किसके टर्म में, VB के टर्म में कन्वर्ट किए हैं, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो बैरियर पोटेंशियल अगर वो बढ़ेगा तो सी टी घटेगा, बैरियर पोटेंशियल घटेगा तो सी टी क्या होगा, बढ़ेगा, ओके। अब दूसरे टाइप को देख लेते हैं, फिर वीडियो फिनिश कर देंगे, ठीक। देखिए स्टूडेंट, अब हम दूसरे टाइप का जो जंक्शन है उसके लिए ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो क्या लिखे हैं, लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, सेकंड नंबर लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, ठीक। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या लिखे हैं, अ जंक्शन इज सेड टू बी लीनियरली ग्रेडेड इफ द चार्ज डेंसिटी वेरीज ग्रेजुअली ऑलमोस्ट नियरली विद द डिस्टेंस इन द ट्रांजिशन रीजन, ठीक। किसी जंक्शन को हम क्या कहेंगे, लीनियरली ग्रेडेड कहेंगे अगर जो चार्ज डेंसिटी हो क्या हो, ग्रेजुअली वेरी करे, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियरली ग्रेडेड क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। मतलब सिंपली ऐसे कहिए कि जो उनका वेरिएशन हो वो क्या हो, इक्वल हो, मतलब एन और एन डी क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो इस टाइप के जो जंक्शन होंगे, इस टाइप के जो पीएन जंक्शन होंगे उनको लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन कहते हैं, ठीक। पिछले केस में क्या था, वो ग्रेजुअली वेरी नहीं कर रहा था, वो एब्रप्टली वेरी कर रहा था, इस वजह से वहाँ पे क्या था, हम लोग एन को ग्रेटर मान लिए थे किससे, एन डी से। लेकिन इस केस में क्या है, लीनियरली वेरी कर रहा, मतलब एन और एन डी का जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल होता है इस केस में, ठीक। क्लियर ना। तो क्या लिखे हैं, इन दिस केस एन इक्वल टू एन डी, ठीक। अब देखिए जो एक्सप्रेशन है एन इक्वल टू एन डी का, इसको आप सेम निकाल सकते हैं जैसे पीछे हम लोग क्या निकाले थे, पोटेंशियल बैरियर और निकाले थे ना, एन डी लेके पूरा सॉल्व किए थे, वैसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जो पीछे की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मन करेगा तो उसे सॉल्व करेगा, जब उससे सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में भी सी टी का वैल्यू ए एप्सिलॉन बाई डब्ल्यू के बराबर आता है, ठीक। उस कंडीशन में सी टी ए एप्सिलॉन बाई डब्ल्यू के क्या होगा, बराबर आएगा, ओके, ठीक। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट लिखेगा इसको, ठीक। तो देखिए लिखेंगे द एक्सप्रेशन फॉर सी टी फॉर अ लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन इज सेम एज फॉर स्टेबल ग्रेडेड जंक्शन, ओके। दैट इज सी टी इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाई डब्ल्यू। मतलब यहाँ से भी क्लियर है कि डब्ल्यू अगर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, सी टी घटेगा, डब्ल्यू अगर घटेगा तो सी टी बढ़ेगा। देखिए ये क्या है, डायरेक्टली डब्ल्यू पर डिपेंड कर रहा है। इस वजह से जो हम लोग इसको रेफर किए थे शुरू में, इसका जो नाम दिए थे वो क्या कहे थे, डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस कहे थे, याद आ रहा है। देखिए डायरेक्ट इसका डिप्लीशन रीजन पे क्या है, इसका डायरेक्ट ही डिपेंडेंसी है, ओके। अब देखिए डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है वो ये हम लोग निकाल चुके थे पीछे, वो कुछ इतना होता है,
ठीक। इसके आगे भी हम लोग निकाले थे कंडीशन लगा के, अगर एन डी एन ए से बड़ा हो तो उस कंडीशन में नया फार्मूला बना था, और जब एन ए एन डी से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में आज एक हम लोग नया फार्मूला डब्ल्यू का देखे थे। ठीक, तो अलग अलग कंडीशन हो सकता है। ठीक, क्लियर ना। तो ये डब्ल्यू की वैल्यू मन करें यहाँ पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो यहाँ भी देखिए जो वी वी है वो नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ से भी आप पाएंगे कि जो सी टी है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रूट वी वी के। ठीक, मतलब इसमें भी क्या है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ाने पर सी टी घटेगा, बैरियर पोटेंशियल घटाने पर सी टी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस या स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस को कवर कर लिए। अब जो दूसरा टाइप का कैपेसिटेंस है जिसको हम लोग डिफ्यूजन कैपेसिटेंस या स्टोरेज कैपेसिटेंस कहते हैं, उसको मैं अलग से दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ठीक, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक, तो उसको मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, उसको आप इसको देखने का देख लीजिएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।